बप्पी साहब, जो चीफ जस्टिस के हवाले से मामला इस वक्त बड़ा ही अहम है। चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, जिसकी भी तैनाती हो। आपकी पार्टी ने अंदर बैठना पसंद नहीं किया। आप इस सारे मरहले में मौलाना फजल रहमान के ज़रिए मुशावरत में शामिल रहे, हुकूमत से खुसूसी इजाज़त लेकर इमरान खान से मिलने गए, फिर पार्लिमानी कमेटी में अपने नाम भी दिए, और अब जब बैठ के फैसला करने की घड़ी आई है तो आप बाहर बैठे हैं। ये क्या बात हुई? पहले तो मीर साहब, मलिक साहब, मैं थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर दूं। ये जो अभी तारिक फजल शाह साहब ने कहा है ना कि उसके विक्टिम नवाज शरीफ और गिलानी साहब थे, उसके आखिरी विक्टिम हम थे। आपको शायद याद हो कि जब पिछले साल इसी इलेक्शन से पहले जब काजी फाइज़ी साहब ने हमारी पार्टी का निशान खींचने का फैसला किया था, ये हमारी विक्टिमाइजेशन थी कि दुनिया में, मतलब किसी जगह ऐसा नहीं होता कि जब जनरल इलेक्शन होने जा रहे हो, एक किसी भी मुल्क की जमहूरियत की तकदीर का फैसला हो, उस वक्त किसी भी जो सबसे बड़ी जमात हो उसका आप निशान खींच लें ताकि लोगों को समझ लग सके कि वोट किसको टर्न करना है। तो हम इसके सबसे बड़े विक्टिम थे इस जुडिशरी के। और भी लातादाद फैसले होंगे पिछले 1.5-2 साल में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस ने किए, लेकिन लेट्स नॉट गो इन डिटेल्स। बाकी दूसरी बात ये जो आपने फरमाया, हम पहले दिन से इस प्रोसेस में ऑब्वियसली इसलिए नहीं थे कि किसी तौर पर हम कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट की तरफ जा रहे थे। हमारा उस वक्त तो मौलाना को मनाने का कॉन्सेप्ट था कि जी आप इस तरफ मत जाए। आपको याद है नंबर गेम जो पूरी रिलेट कर रही थी वो इस तरफ जा रही थी कि मौलाना वाज द मैजिक नंबर। अगर मौलाना साहब 8 नंबर अपने 8 MNAs और 5 सेनेटर्स को ब्लॉक कर देते तो गवर्नमेंट ये जो एक गैर आइनी किस्म की तरमीम लाने की कोशिश उस वक्त कर रही थी, उस वक्त मौलाना वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम तो उनको कन्विंस कर रहे थे कि आप मत जाए, और उस प्रोसेस में हम उनको जाके कन्विंस करते रहे। मौलाना साहब था कि जी आप जाके एक दफ़ा खान साहब से बात कर लें। ऑब्वियसली खान साहब से बात भी, उसका अरेंजमेंट भी उन्होंने किया, और लिटरली फिर आके हमने बता दिया कि हम इस तरमीम का किसी तौर पे भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अब तरमीम होगी जैसे तैसे, पूरी दुनिया ने देखा तरमीम इटसेल्फ वो एक खतरनाक काम था, उसकी एग्जीक्यूशन उससे ज़्यादा भौंडी थी। हो गई एग्जीक्यूशन, बंदे उठाए, MNAs गायब किए, हमारे सेनेटर्स गायब किए, हो गई। बप्पी साहब, आप तरमीम हर होगी अमल में उसके शामिल हुए। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बनाई थी सैयद खुर्शीद शाह के नीचे, वो पार्लियामेंट्री आपकी कमेटी जमात मलिक उसके अंदर भी गई। साहब MNAs को आपकी उठाने की जमात बनाई गई मौलाना थी। फजल रहमान के ज़रिए भी डिस्कशन में शामिल रही। आपकी जमात ने सेनेट में 4 वोट डाले, आपकी जमात ने कौमी असम्बली में 12 वोट डाले। आपने इस पूरे प्रोसेस को लिजिटमाइज़ किया अपनी प्रेजेंस से, अपने वोटों से। अब आप जब फाइनल है, फाइनल आउटकम है, सारा कुछ हो चुका है, अब आपको अचानक ख्याल है कि नहीं हमें इसमें शामिल नहीं होना। आप इसका हिस्सा रहे हैं पूरे प्रोसेस का। अब आप ये एक्सक्यूजेज मत दें कि हम नहीं थे। यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस। पार्लिमानी जो कमेटी बनाई गई थी मलिक साहब, वो बनाई इसलिए गई थी जब हमारे 10 MNAs को असेंबली से अबडक्ट किया गया था। आपको याद हो, रात को 11 बार। ये जो कमेटी थी इनिशियली उसके लिए बनाई गई थी, ऑब्वियसली हम उसका प्रोसेस थे। बाद में अचानक फिर आगे इसका जो SOPs थे, ये TORs बढ़ते गए और उसमें तरमीम का चक्कर भी आ गया। हम शुरू से, हमें तो कभी, आप कहते हैं ना प्रोसेस का हिस्सा थे, क्या हमारी तरफ से आपने कभी सुना कि इस डॉक्यूमेंट हमारे पास कोई आया हो, हमने किसी एक के ऊपर कोई एतराज़ किया हो? हम तो पूरे ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट के ही खिलाफ थे, क्योंकि हमें ये पता था ये पर्सन स्पेसिफिक ही है। ये जवाबात आपके दुरुस्त नहीं है ट्रायल के बैरिस्टर गौहर थोड़ी सी और सलमान नकम राजा, वो इन ड्राफ्ट्स के ऊपर इतराज़ात भी करते रहे। और मौलाना फजल रहमान से, कामरान मुर्तज़ा साहब से आप पूछ सकते हैं, इन लोगों ने जो रिफाइन किया डॉक्यूमेंट, अब ये पहले वाले डॉक्यूमेंट की वो शक्ल नहीं है जहाँ 56 तरह, अब ये 22 तरह में है, और उसमें आप लोगों ने रोल अदा किया, आपने और मौलाना फजल रहमान ने। मैं अर्ज करूं, जब मौलाना साहब से हमारी मुलाकात होती थी तो वो पूछते थे कि आपको इस तरमीम पे इशू क्या है, तो हम अपने इश्यूज बताते कि जी हमें मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल पे एतराज़ है, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जो पूरी जो तरीकाकार है इस पे एतराज़ है, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर पे एतराज़ है। तो हम अपने इशूज़ को हाईलाइट करते रहे और वो अपने हिसाब से उसको देखते गए कि भाई आखिर हमसे पूछना था ना, भाई तुम एतराज़ क्यों करें, हम एतराज़ करते गए। अल्टीमेटली इसका ये मकसद ही था कि कुछ चीज़ों पर हमें एतराज़ है और बाकी पे एग्री कर रहे हैं। हम तो बेसिकली मौलाना कन्विंस करें कि मौलाना साहब ये डॉक्यूमेंट किसी भी तौर के ऊपर इस जमहूरियत के लिए, इस अदलिया की आजादी के लिए डजंट रियली मेक्स एनी सेंस। आप इससे बाहर निकलते रहे, लेकिन उनको एंगेज करने का मकसद था कि मौलाना साहब आप इससे बाहर निकल आए। अल्टीमेटली अगर मौलाना उस साहब बाहर निकल आते तो ये चीज ना हो सकती, लेकिन वेरी फ्रैंकली अगर मौलाना निकल भी आते तो नंबर्स पूरा करने के उनका जो प्लान बी था वो भी मुकम्मल था। अल्टीमेटली मौलाना ने भी देख लिया था कि जब उनके 2 अपने सेनेटर्स आगे पीछे हो गए, उनके 3 जो MNAs थे उन्होंने कहीं पे कुछ कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो जाएंगे, तो मौलाना खुद भी तजब्जुब का शिकार है। लेकिन हमारा मेन मकसद वाज टू एंगेज विद मौलाना के सर आप इस प्रोसेस से बाहर निकल, हम प्रोसेस क्या ये आईनी तरमीम होने से पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल निकल आएगा? देखें जी, इंशाल्लाह मसाइल का हल तो अल्टीमेटली इदारों की रिफॉर्म्स करने से निकलेगा। इदारों की रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। रिफॉर्म्स ये कोई काफ़ी नहीं है, और रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए।
और रिफॉर्म्स करने से इदारे ही बनेंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी, अच्छी गवर्नेंस भी आएगी। और मैं सेनेटर ऑन वपी साहब बड़े काबिल एहतराम है, मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट लेना चाहिए। अगर खौफनाक कोई तरमीमें आ जाती जो इनका मौलाना साहब के ज़रिए, फिर बिलावल साहब के ज़रिए, जो मौलाना बिलावल साहब को साथ डिस्कशन होती थी, उसमें पीटीआई का इनपुट शामिल था। दूसरा, खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में आखिरी टाइम तक कंसेंसस एक एक शिक पे हुआ। फिर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम जेल से अपने बानी पीटीआई से हम एनओसी लेंगे और फिर हम आपको, लेकिन एक एक शिक पे इनपुट दी और देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, ये उनका राइट है। मैं समझता हूँ अभी इनकी कोशिशों से इनको क्रेडिट ले लें। बिलावल साहब ने क्यों शुक्रिया अदा किया इनका शुक्रिया अदा इसलिए किया, कोई उसमें गाली नहीं है जो सोशल मीडिया के खौफ से या किसी और के खौफ से कि जी अच्छी चीज़ें, कई ऐसी गलत चीज़ें होनी थी या जो समझी थी पीटीआई की ये बहुत गलत होनी है, सिविल सोसाइटी समझती थी। आर्टिकल 8 को छेड़ा जा रहा था, मिलिट्री कोर्ट तो का फिर तस्वर उस था। पर बड़ी डिबेट हुई है, बड़ी डिस्कशन हुई है, और उस पर मैं समझता हूँ पीटीआई को शुक्रिया अदा करना चाहिए मौलाना साहब का और बिलावल साहब का। और इन्होंने इन्वर्ट मौलाना साहब का तो किया, चलो बिलावल साहब का नहीं, बिलावल साहब ने इनका भी शुक्रिया अदा किया, फ्लोर ऑफ द हाउस भी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गाली नहीं है कि आपने हिस्सा लिया या आपको, ठीक है बाकी उनकी मर्जी, वो अपना इख्तलाफ करें ना, उसको ओन ना करें, लेकिन इस सिस्टम का ऐसा अपोजिशन होती है, उसके पास अक्सरियत नहीं होती। कहें जी हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन ये कहना कि हमसे पार्लियामान, लोग वोट क्यों देते हैं पार्लियामान को, लोग वोट अपने नुमाइंदे को क्यों भेजते हैं, नुमाइंदे का और काम क्या होता है, दुरुस्त है। कानून साजी बेसिक काम है नुमाइंदे का, बुनियादी काम हमारा यही है, और क्या काम है कौमी असम्बली और सेनेट में तो काम ही है ये। काम। असलम गौरी साहब JUI फजल रहमान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब डिस्कशन होती थी और जिसके नतीजे में ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने ये 26वीं आईनी तरमीम वाला आया है, तो शिक बाय शिक उनसे कॉन्सेंट ली गई थी कि ये चीज़ें उनके लिए काबिल कबूल हैं? बिल्कुल ली गई थी, बिल्कुल एक एक चीज़, बल्कि ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह पे जो हमने बेंच लाए हैं, ये उन्हीं की तजवीज़ पे लाए हम लोग। और ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो पहले ही ये खुद पार्लियामेंट में अंदर खड़े होकर ऐलान किया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, तो ये पीटीआई की वजह से किया हमने। और ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक पार्लिमानी कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, इसमें भी तहरीक इंसाफ की कॉन्सेंट शामिल थी? नहीं, इस पे इनको एतराज था, इसके ऊपर ये पीटीआई क्या चाहती थी इस पे? पीटीआई चाहिए थी वो सेनेटी बेस पे चलता रहे सिलसिला। और आपका JUI का क्या मौकफ था? JUI का मौकफ था तो हमने वोट दिया जी। आपका मौकफ था तो वोट दिया, तो फिर तो इसका मतलब है कि ठीक है, ज़्यादातर इश्यूज़ के ऊपर इन्हें इतराज़ नहीं था। लाइक वो आप जो रिबा के ख़त्म करने वाली शिकें लाए हैं सूद के ख़ात्मे के लिए, मेरे ख्याल में उसमें तमाम जमातों ने आपको सपोर्ट किया होगा कि आगे चले लें। जो जुडिशल कमीशन का तस्वर है वो भी लेस कंट्रोवर्शियल था, ज़्यादातर लोगों का उसके भी ऊपर इतफाक होगा। जुडिशल कमीशन के ऊपर पीटीआई राजी थी कि ठीक है ये? जुडिशल कमीशन पे नहीं, पीटीआई राजी नहीं थी ना, ये बस पीटीआई चाह रही थी जो मौजूदा सिस्टम उसी के तहत चलता रहे। जुडिशल कमीशन पे भी राजी नहीं थी और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकाकार पे भी राजी नहीं थी। जी हाँ जी, ये दो चीजों पर राजी नहीं थी, बाकी तकरीबन सब पे राजी थी। सही है। और अब ये देखिए ना जी हमने तो 56 में से आपको देखे ना 25 या 26 रहेगी, सारी के सारे हमने रिमूव करवा दिए जी, और इनके मशवरे से होता रहा सारा कुछ ना। और हमने सबको कंसेंसस से, देखिए हमने और बिलावल साहब ने फैसला किया था कि हम अपनी जिससे पहला मसला हमने मुस्तरद कर दिया, तो उस वक्त बिलावल साहब की रिक्वेस्ट पे हमने जो फैसला किया था कि हम अपना मसला बनाएंगे। एक चीज बता दें, आज गौरी साहब, आज आपकी जमात किसको वोट करेगी? कामरान मुर्तजा साहब चीफ जस्टिस के लिए किसको वोट कर रहे हैं, या अफरीदी साहब को या मंसूर साहब को? ये तो मैं कबल वक्त नहीं कह सकता, कुछ भी है तो कॉन्फिडेंशियल है। ब्रेकिंग न्यूज तो आप हमें दे नहीं रहे, ब्रेकिंग न्यूज तो बताते जाए। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं आपको कि इस पे जो हमारा मसला था ना, पीपल्स पार्टी और हमने पहले फाइनल किया, इसके बाद जाती उमरा में यही नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के हवाले किया, यही हमने पीटीआई के हवाले भी यहाँ किया। सबको हमने ऑन बोर्ड रखा हुआ था और कंसेंसस से हुआ। एक या दो पॉइंट ऐसे थे जिससे पीटीआई नाराज थी और दूसरा पीटीआई इस पे भी नाराज थी कि उनके चेयरमैन जो है पार्टी के, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी लाइटें बंद की जा रही है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनको रिलैक्स नहीं दिया जा रहा। इस तरह की चीजों पे उनको ज्यादा इख्तलाफ था और ऐसे कह रहे थे कि इससे वोट ना करें। लेकिन ये दो चीजें मैंने जो कही, इन पर भी उनको एतराज था, तकरीबन बाकी सब चीजों पर वो हमारे साथ थे। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें